तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्योर मैथमेटिकल एकेडमी। तो आज जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे ये टीआई फॉर 2018 एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन था। क्वेश्चन पूछा गया था रियल एनालिसिस से एंड क्वेश्चन की डिफिकल्टी लेवल की मैं यदि बात करूं तो मैं इसको 3 स्टार से रेटिंग करूंगा आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, इसलिए मैंने इसको 3 स्टार से रेटिंग किया आउट ऑफ 5 स्टार। ठीक है, जो मैं ऑलवेज बोलता हूँ कि क्वेश्चन का सोल्यूशन पे जाने से पहले मैंने क्वेश्चन को ऑलरेडी जूम करके रखे। तुम क्या करो, पहले क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। देखो तुम्हारे पास क्वेश्चन में क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया है। तुम्हारे पास यहाँ पे चारों सेट, पहले तो तुम्हें यहाँ पे चारों सेट बना के दिया गया है। मैं नाम दे देते हैं, एक का नाम है S1, दूसरा का नाम है S2, 3 नंबर पे जो सेट है इसका नाम है S3, 4 नंबर पे जो सेट है इसका नाम है S4। मैंने इसका नाम दे दिया, सुविधा होगा आगे जाके। तो यहाँ पे जो सेट है इनमें से वो फंक्शंस आएगा, सेट जो है ओबियसली सेट ऑफ फंक्शंस है। अभी इसमें इसके अंदर वो फंक्शंस आएगा जो फंक्शन का डोमेन एंड कोडोमेन यही है, इंटीजर एंड रैशनल नंबर। लेकिन अलग अलग सेट में जाने के लिए फंक्शन को अलग अलग प्रॉपर्टी को एंजॉय करना है। जैसे मैं उदाहरण के रूप से मैं यदि बताया कि S1 में फंक्शन वो फंक्शन ही जाएगा जो फंक्शन बाइजेक्टिव के साथ साथ फंक्शन इंक्रीजिंग भी हो। ऐसे करके S2 में जाने के लिए एक दूसरा यहाँ पे कंडीशन है, S3 में जाने के लिए एक दूसरा कंडीशन है। तो ऐसे करके कंडीशन बना के दिया गया है, राइट। अभी यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे ये पूछा गया है कि जो चारों सेट है तुम्हारे पास S1, S2, S3, S4, इनमें से कितने सारे सेट बनेगा एम्प्टी। ठीक है, जितने सारे सेट एम्प्टी बनेगा वो काउंटिंग करके तुम इसको वहां पे टिक कर दो। देखो क्वेश्चन का मीनिंग तुम्हें यहाँ पे अच्छे से समझना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही कंसेप्चुअल था, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। तो मैं क्वेश्चन का सोल्यूशन पे मूव करते हैं। पहले मैं और S1 जो है S1 सेट को लेके पहले मैं चर्चा करते हैं, राइट। इसके अंदर वो फंक्शंस आ रहा है, ओबियसली फंक्शन का डोमेन एंड कोडोमेन सेम है हर केस में, लेकिन यहाँ पे फंक्शन को जो प्रॉपर्टी एंजॉय करना पड़ेगा वो है एफ होगा बाइजेक्टिव, साथ ही साथ एफ को होना चाहिए इंक्रीजिंग। ठीक है, अच्छा तो मैं यहां पे बता दूं, तुम S1 को ना थोड़ा सा टाइम दे के समझो। ये S1 तुमने यदि समझ लिया ना तो आगे का जो मतलब जो भी सेट है वो तुम अपने एंड से भी कर सकते हो। तुम्हें इसके लिए पहले S1 को समझना है, राइट। अच्छा देखो तुम्हारे पास गिवन फंक्शन है बाइजेक्टिव, दैट मीन्स फंक्शन 1 के साथ साथ फंक्शन ऑन टू भी है, साथ में फंक्शन इंक्रीजिंग भी है। ठीक है, अच्छा तो मैंने मानो डोमेन से मैंने एक एलिमेंट को उठा लिया, नाम दे दिया n, तो उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास फंक्शन का फंक्शनल वैल्यू मिलेगा f ऑफ n, राइट। अच्छा तो यहाँ पे मैंने n है मेरा, यहाँ पे n+1 है, n+2 है, मैं डोमेन की बात कर रहा है, ठीक है, n+2 है, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, यहाँ पे n-1 ऐसे करके डॉट डॉट डॉट, ये मेरा डोमेन का एलिमेंट है, राइट, डोमेन का। ओके अच्छा तो यहाँ पे इसके करस्पॉन्डिंग f ऑफ n कहाँ का एलिमेंट होगा, कोडोमेन का। क्लियर सी बात है, ठीक है ना, क्लियर बात है। f ऑफ n+1 किसका एलिमेंट होगा, कोडोमेन का एलिमेंट होगा। दैट मीन्स f ऑफ n+1 जो है या फिर f ऑफ n जो है ये सभी रैशनल है, f ऑफ n+1 जो है ये सभी रैशनल है, राइट। अच्छा अभी तुम मुझे बता सकते हो कि ये ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा या फिर ऐसे होगा। तुम बोलो सर यहाँ पे ग्रेटर देन तो कभी नहीं होगा क्योंकि हमारे पास फंक्शन है इंक्रीजिंग। तो सर यहाँ पे ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। अभी देखो इनमें से ये कभी नहीं होगा। तुम बोलो सर कैसे, तुम एक बात ध्यान दो, तुमने यदि इक्वल दे दिया तो ये 1-1 कंडीशन जो है इसको कंट्रडिक्ट करके चला जाएगा। दैट मीन्स सिंपल सा बात है, फंक्शन यहाँ पे इंक्रीजिंग नहीं, यहाँ पे है फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली वाट को वहां पे हाइड किया गया था, राइट। अच्छा तो यहाँ पे एक बात ध्यान दो, फंक्शन में यहाँ पे जो फंक्शनल वैल्यू है R1, फंक्शनल वैल्यू है R2, मैंने इसका नाम दे दिया R1 मेरी सुविधा के लिए एंड इसका नाम दे दिया मैंने R2 मेरी सुविधा के लिए, राइट। तो R1 R2 से छोटा है। अच्छा तुम मुझे एक बात बताओ, Q क्या है, Q है डेंस इन R,
तो क्यू का डेंसिटी प्रॉपर्टी के कारण बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर एज वेल एज इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर। लेकिन मैं इरेशनल नंबर को लेके चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि मेरा कोडोमेन जो है, कोडोमेन मेरा रैशनल के ऊपर है। तो यहाँ पे ऑल्सो यू कैन प्रूव दिस मतलब रिजल्ट बाय अप्लाइंग आर्किमिडियन प्रॉपर्टी, राइट। तो यहाँ पे जो थ्योरम ये कहते हैं कि तुम्हारे पास बिटवीन एनी टू रैशनल नंबर देयर एग्जिस्ट इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स। तो इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर्स R1 एंड R2 के अंदर से आ जाएगा। तो मैंने उनमें से एक रैशनल नंबर को ले लिया C1, हालांकि वहाँ पे इनफाइनाइटली मेनी आएगा, लेकिन उनमें से मैंने एक रैशनल नंबर को उठा लिया जो कि C1 है, ठीक है। तो तुम एक बात ध्यान दो, ये जो C1 है फंक्शन तुम्हारे पास ऑन टू था, क्वेश्चन में गिवन था। तो ऑन टू होने के कारण ये जो C1 है, C1 का एक प्री इमेज मिलना चाहिए। दैट मीन्स देयर मस्ट एग्जिस्ट ए, देयर मस्ट, यहाँ पे नीचे मस्ट लिख दो, N1 belongs to domain such that क्या होगा, f of N1 equals to C1, ये होना चाहिए था, जबकि ये हुआ नहीं। तुम बोल सर क्यों नहीं हुआ सर? देखो यहाँ पे ध्यान दो कैसे होगा। फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, n एंड n+1 का फंक्शनल इमेज के बीच में तुम्हारे पास C1 मिले थे, एंड f ऑफ n स्ट्रिक्टली लेस देन f ऑफ n+1। अभी ये कैसे संभव है कि C1 के को प्री इमेज जो कि तुम्हारे मतलब इसका एक प्री इमेज मिल जाए जो कि तुम्हारे पास इस के अंदर आ जाए, क्योंकि फंक्शन तो इंक्रीजिंग सेंस में है ना। और नेचुरल तुम्हारे यहाँ पे इंटीजर में n के बाद n का नेक्स्ट जो इंटीजर होता है वो n+1 ही होता है, एंड ये दोनों का इमेज तुम्हारे पास नोन है, बीच में तो और कोई पॉइंट है नहीं ना, समझ रहे हो। फंक्शन इंक्रीजिंग सेंस में भी जा रहा है, दैट मीन्स ऐसे कोई भी N1 नहीं मिलेगा जिसका इमेज हो जाए C1। सिंपल भाषाओं में बोला जाए C1 हैज नो प्री इमेज। दैट मीन्स ऑन टू जो कंडीशन था, ये कंडीशन को ये कंट्राडिक्ट कर गया। दैट मीन्स ऐसे कोई भी फंक्शन नहीं मिलेगा जो बाइजेक्टिव के साथ साथ इंक्रीजिंग भी होगा एंड डोमेन को डोमेन ऑलवेज यही होगा। ऐसे कोई भी फंक्शन पूरी दुनिया में मिलना पॉसिबल नहीं है। दैट मीन्स मेरा S1 जो है ये एक एम्प्टी सेट है, राइट। अच्छा, इसी को ही दिमाग में लेते हुए तुमने सही से समझ लिया। तो इसी को ही दिमाग में लेते हुए तुम देखो आगे का जो ऑप्शंस है, मैं यदि बताए तुमसे, मैं यदि बात करे कि बेटा तुम मुझे अभी एक बात बताओ कि मेरा यहाँ पे जो S2 है, S2 के अंदर वो फंक्शंस आएगा, डोमेन को डोमेन वही है, मैं उसको ऐसे ही रख देते हैं। एफ है ऑन टू प्लस एफ है इंक्रीजिंग, ठीक है। तो इन केस में क्या होगा, इन केस में भी सेम लॉजिक। तुम देखो यहाँ पे n एंड n+1, तो यहाँ पे जो भी मैंने लिखा था, तुम चाहो तो डोमेन में जो भी सदस्य है उनको तुम लिस्ट कर सकते हो, जो भी है। मेरा इसके ऊपर फोकस नहीं है, मेरा फोकस है इसका फंक्शनल इमेज के ऊपर। तो f ऑफ n इज, यहाँ पे तुम बोलो क्या होगा, लेस देन f ऑफ n+1 होगा, या फिर लेस देन इक्वल भी हो सकते। देखो इन केस में हम इक्वल को ले सकते हैं क्योंकि यहाँ पे तो 1 1 नहीं था, यहाँ पे फंक्शन केवल ऑन टू था। तो इन केस में मैं इक्वल साइन को लेके जा सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे भी सेम बात कि f ऑफ n एंड f ऑफ n+1 के बीच में एक रैशनल नंबर मिल ही जाएगा। f ऑफ n रैशनल का सदस्य है, f ऑफ n+1 भी रैशनल का सदस्य है, जो मैंने थोड़ी देर पहले S1 सेट के लिए किया था। तुम चाहो तो उसको ही यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हो। और यहाँ पे भी सेम लॉजिक कि C1 का कोई भी प्री इमेज तुम्हें नहीं मिल रहा है, जिसके कारण ये ऑन टू जो वाला जो कंडीशन था, ये कंडीशन को ये कंट्राडिक्ट कर रहा है। अभी यहाँ पे भी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा रुक जाओ, ठीक है। यहाँ पे खत्म इसीलिए नहीं हुआ, तुम ये बोल सकते हो कि सर ये तो जरूरी नहीं है ना कि
एफ ऑफ एन वन, आई रिपीट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह पे हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तुम यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हो, सर थोड़ा सा हम कंफ्यूजन में आ गए कि सर एफ ऑफ एन ऑलवेज एफ ऑफ एन प्लस वन से छोटा होगा, ये तो सर जरूरी नहीं है ना। बिल्कुल सही कि ये जरूरी नहीं है, ये इक्वल भी हो सकता है किसी किसी केस में, क्योंकि ये तो ऑन टू दे के रखे थे, वन वन दे के नहीं रखे थे। लेकिन एक बात देखो, एक बात तुम देखो, एक एन वन तुम्हारे पास डोमेन में मिल ही जाएगा, जिसके कारण एफ ऑफ एन वन का वैल्यू एफ ऑफ एन वन प्लस वन से छोटा होगा, ये मिलेगा ही मिलेगा। तुम बोलो सर ये नहीं मिलेगा, ऐसे भी हो सकता है। देखो मैं यदि मान भी लिया ये नहीं मिलेगा, दैट मीन्स तुम ये कह रहे हो कि एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एफ ऑफ एन प्लस वन हो जाएगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड के लिए। तुम ये बोल रहे हो ना कि फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड के लिए ये ऐसे हो जाएगा। दैट मीन्स तुम ये कह रहे हो कि एफ ऑफ एन इक्वल्स टू एफ ऑफ एन प्लस वन इक्वल्स टू एफ ऑफ एन प्लस टू इक्वल्स टू डॉट डॉट डॉट, यही चलेगा ना उस केस में। तो इन केस में तो फंक्शन तुम्हारे पास बन गया कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन तो ऑन टू होता नहीं है, तो पहले ही तो ये डिस्कार्ड हो गया। इसीलिए हमने ये जो केस है, ये केस को हम चाहे तो ये केस को हम साइलेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? इज इट ओके और नॉट? क्लियर है? इक्वल वाला केस को हम साइलेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स मेरे पास यदि कांस्टेंट फंक्शन हो जाए, वो तो तुम्हारे पास बाय इंस्पेक्शन तुम्हारे पास उसी के माध्यम से ये तो कंफर्म हो गया कि कांस्टेंट फंक्शन तो आएगा नहीं। नॉन कांस्टेंट फंक्शन तो हमें दिक्कत करते हैं ना, हमें दुखी कर रहा था। उसी के लिए हमारे पास जो जगह पे एफ ऑफ एन वन प्लस वन से छोटा होगा, छोटा क्यों? क्योंकि फंक्शन इंक्रीजिंग में है, राइट? उन केस में एक C1 मिल ही जाएगा इन दोनों के बीच। हालांकि इनफाइनाइटली में नहीं मिलेगा, लेकिन मेरे को इसको मतलब बताने के लिए, कॉन्ट्राडिक्ट करने के लिए एक मिल जाए तो काफ़ी है, जिसका कोई भी प्री इमेज नहीं मिलेगा, जिसके कारण ये ऑन टू नहीं होगा, लेकिन होना तो चाहिए था। ठीक है ना? दैट मीन्स ऐसे कोई भी फंक्शन नहीं मिलेगा पूरी दुनिया में जिसके कारण ये दोनों कंडीशन को एक साथ एंजॉय भी करे और डोमेन ये भी हो जाए, राइट? तो ये भी तुम्हारे पास फाई है। सेम लॉजिक से यहाँ पे इंक्रीजिंग जो लॉजिक से हमने किया, डिक्रीजिंग दे रखा, सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। इज इट ओके? क्लियर है? ओके, चलो फाइन। अभी देखो S3 के बाद हम यदि करें, ध्यान दो, मैं पहले पूरे पेज को एक बार इरेज कर देते ताकि हमें थोड़ा सा जगह मिल जाए, राइट? ओके, चलो थोड़ा सा वेट करो। मैं अभी यदि S3 की बात करी, S3 में बोला जा रहा है फंक्शन है बाइजेक्टिव, मतलब मेरे को फंक्शन को बाइजेक्टिव होना होगा। एंड फंक्शन क्या कर रहा है? फंक्शन मेरे पास है बाइजेक्टिव, ठीक है? एंड फंक्शन क्या कर रहा है? फंक्शनल वैल्यू को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 पे भेज रहा है फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड माइनस यूनियन 0। ठीक है? देखो एक बात है, ध्यान दो, जेड माइनस यूनियन 0, क्योंकि यहाँ पे फॉर ऑल एन लेस देन इक्वल्स टू इक्वल था, इसलिए मैंने यूनियन 0 किया। ठीक है? अच्छा, दैट मीन्स एक बात तो क्लियरली साफ है कि मेरे पास मेरा क्यू में देखो फंक्शन का डोमेन को डोमेन जेड से क्यू पे जा रहा है, इसको दिमाग से डिलीट नहीं करना है, ठीक है ना? इसको दिमाग में लेके चलना है हर स्टेज पे। मेरे पास जो कोडोमेन था क्यू जो है, क्यू को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, क्यू को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि क्यू माइनस यूनियन 0 यूनियन क्यू प्लस, ऐसे हम लिख सकते हैं ना? इज इट ओके? तो एक बात तो क्लियरली पता लग गया कि मेरा मतलब मेरा जो इंटीजर नेगेटिव इंटीजर था टुगेदर विथ 0, ठीक है, ये जो है इसका जो फंक्शनल वैल्यू है ये ऑलवेज क्या करेगा? ये ऑलवेज सबसेट हो जाएगा Q प्लस यूनियन 0 का। अभी मेरे पास डोमेन में ओनली मैंने नेगेटिव इंटीजर को लिया टुगेदर विथ 0 को साथ में लेके लिया, लेकिन जो पॉजिटिव इंटीजर दैट मीन्स मेरा कंप्लीट नेचुरल नंबर अभी भी मेरे डोमेन में अकेला है। मेरे डोमेन में नेचुरल नंबर यूनियन 0 यूनियन जेड माइनस, ये कंप्लीट तीनों मिलके तो तुम्हें जेड देता है, यस और नो, राइट? तो मेरा ये जो डोमेन में इनका इमेज का पता लग गया मुझे।
इनका भी इमेज का पता लग गया कि इसका फंक्शनल वैल्यू जो है वो जो भी होगा होगा इसका सबसेट, इसके बराबर भी हो जाएगा उसका भी कोई गारंटी नहीं है, हो सकता है इनका एक सबसेट हो रहा है, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक बात तो क्लियरली साफ साफ हमें पता लग गया कि मेरा डोमेन में एन अभी भी अकेला है, एन अभी भी अकेला है। और मेरा कोडोमेन में कौन अकेला है? मेरा कोडोमेन में कंप्लीट क्यू माइनस अकेला है, ठीक है। एंड साथ में क्यू प्लस यूनियन जीरो जो है ऐसे भी हो सकता है, इनमें से कई सारे जो एलिमेंट्स है, कई सारे सदस्य हैं, वो भी अकेला है। मुझे नहीं पता कि ये एग्जैक्ट कौन से सबसेट को देगा, इतना पता है कि ये होगा इसका सबसेट, लेकिन एग्जैक्ट कौन सा सेट को देगा वो तो मुझे नहीं पता। कॉन्सेप्ट को समझो। देखो यहाँ पे फंक्शन निकालना बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क हो जाएगा, और उसमें फंक्शन निकालना भी नहीं है, क्वेश्चन प्लॉट किया ही गया था तुम्हारे कॉन्सेप्ट को विचार करने के लिए, राइट। तो यहाँ पे एक बात तुम ध्यान दो कि मेरे पास अभी भी क्यू माइनस जो है ये अभी भी अकेला है, और मेरा नेचुरल नंबर भी अकेला है। तो हमें तो ये तो पता है ना कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर इज सिमिलर टू क्यू माइनस, मतलब दोनों का कार्डिनलिटी सेम है। तो ऐसे तो हमारे पास इन दोनों के बीच में, यदि इन दोनों के बीच की बात करें, इन दोनों के अंदर एक बाइजेक्शन तो मिल ही जाएगा। साथ में बोनस में तो कुछ और भी एलिमेंट्स आ सकता है जो कि इन सेट्स है, क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना कि ये एक्चुअल में इसका कौन सी जगह पे इसका लोकेशन है, ठीक है। मेरे को जब क्यू माइनस अकेला है, क्यू माइनस से नेचुरल नंबर के बीच ही तो मेरे पास बाइजेक्शन मिल जाएगा, एटलीस्ट एक बाइजेक्शन तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि दोनों का कार्डिनलिटी अलिफ नॉट दोनों ही है काउंटेबली इनफाइनाइट। तो यहाँ पे ही तो बाइजेक्शन मिल गया। साथ में यदि बोनस में या से कुछ आ भी जाए एज ए बोनस मान लो, तो ये तो और भी खुशी की बात है, ठीक है ना। मेरे को जो लिस्ट क्वांटिटी था उसमें ही मिल रहा है, तो इसमें यदि बोनस में आ जाए तो ये तो मानो कि तुम्हारे लिए बोनस है, लेकिन यहाँ पे ही तो मिल रहा है ना। दैट मीन्स कन्फर्मेशन तो आ गया ना कि ये जो सेट है इसके अंदर एटलीस्ट वन एलिमेंट आएगा ही आएगा। दैट मीन्स ये सेट है नॉन एम्प्टी। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत ही कम दिखने को मिलते हैं, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल था, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन था। तो यहाँ पे मैं यदि बात करें कि इसका कितने सारे सबसेट्स एम्प्टी है, तो मेरा यहाँ पे 3 सबसेट एम्प्टी है। तो यहाँ पे एक सबसेट नॉन एम्प्टी है एंड 3 सबसेट्स है एम्प्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। तो मैं आशा करेंगे, मैं पूरे पेज को एक बार इरेज कर देते हैं, तो मैं आशा करेंगे इसका सोल्यूशन तुम्हें समझ में आ गया होगा। इसका आंसर है डी। एंड तुम जो भी एग्जाम्स के लिए तैयारी करो, तुम यदि तुम्हारे प्रिपरेशन प्रॉपर गाइडेंस के अंडर रह के तुम लेना चाहते हो, ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सीख के तुम्हारे प्रिपरेशन को आगे लेके जाना चाहते हो ताकि तुम इंडिपेंडेंटली क्वेश्चंस का सामना कर पाओ, तो तुम हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन कर सकते हो। हमारे रेगुलर क्लासरूम में ज्वाइन करने के लिए तुम्हें इस नंबर पे कॉल या फिर व्हाट्सअप करके इसके बारे में अधिक जानकारी ले लेना है। ओके, चलो, थैंक यू। पढ़ते रहो। हैप्पी लर्निंग।